अपने नोट्स के साथ वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के अगले पार्ट में हम लोग आ चुके हैं। अब हम लोग आज जानेंगे कि वाइल्ड लाइफ के प्रोटेक्शन के लिए गवर्नमेंट ने कौन कौन सी स्कीम्स बनाकर रखी हुई है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले इंडिया हैज़ स्टार्टेड सम प्रोजेक्ट्स फॉर दोज एनिमल स्पीसीज विच आर इन डेंजर और लाइकली टू बी एक्सटिंक्ट इन नियर फ्यूचर। ऐसे प्रजाति के बारे में जो कि एक्सटिंक्ट हो रही है या एक्सटिंक्ट होने के कगार पे है, विलुप्त होने के कगार पे है, वैसी प्रजाति के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं इंडियन गवर्नमेंट्स ने। जैसे कि टाइगर प्रोजेक्ट के बारे में हम लोग जानते हैं। लगभग हमें पता है कि 1971 के टाइम में ये डिसीजन लिया गया था कि टाइगर को सेव करना चाहिए, उसके लिए प्रोजेक्ट बना था। क्योंकि उससे पहले लगभग अर्ली 19th सेंचुरी में, मतलब 20th सेंचुरी के बिगिनिंग में लगभग 40,000 टाइगर हुआ करते थे हमारे इंडिया में, लेकिन इलीगल हंटिंग और डिफॉरेस्टेशन के कारण धीरे धीरे करके उसकी संख्या कम होने लगी। तब जाकर 1971 में कुछ स्टेप्स लिए गए जिससे कि उनके नेचुरल हैबिटेट को प्रोटेक्ट किया जाए और मेंटेन किया जाए, इकोलॉजिकल बैलेंस जहाँ पे वो अच्छे से रह सकें। और ये जो है लगभग 44 रीजन्स ऑफ इंडिया में इम्प्लीमेंट किया गया, जिसके कारण अभी भी टाइगर हमें देखने को मिल जा रहे हैं। उसके बाद एलिफेंट प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं। एलिफेंट प्रोजेक्ट भी स्टार्ट किया गया था 1992 में। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव वाज टू प्रोवाइड द एलिफेंट्स प्रोटेक्शन इन देयर नेचुरल हैबिटेट्स एंड टू प्रोटेक्ट हैबिटेट्स एंड देयर माइग्रेटरी कॉरिडोर्स। मतलब ये एलिफेंट वगैरह को प्रोटेक्ट करने के लिए तो था ही, उसके साथ साथ उनके नेचुरल हैबिटेट्स को भी प्रोटेक्ट करने के लिए था, जहां वो आसानी से रह सकते हैं, ताकि उनको और कोई प्रॉब्लम ना हो, उनको शहर की तरफ निकलना ना पड़े, उनको रहने के लिए जो एटमॉस्फेयर चाहिए, जिस तरह की चीज़ें चाहिए, वो सब कुछ भी मुहैया कराई जाए, है ना। एक तरह से वो माहौल बनाना। टुडे देयर आर अबाउट 24 प्रोटेक्शन जोन्स फॉर एलिफेंट्स इन द कंट्री। अभी लगभग 24 एलिफेंट जोन पूरे कंट्री में है। और ये जो एलिफेंट जोन्स हैं, ये ना सिर्फ वाइल्ड एलिफेंट्स को देखते हैं बल्कि डोमेस्टिक एलिफेंट्स पे भी इनका फोकस होता है। राइनो प्रोजेक्ट के बारे में अब बात करते हैं। दिस प्रोजेक्ट इज स्टार्टेड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वन हॉर्न राइनो इन इंडिया। वन हॉर्न की राइनो के बारे में आपने सुना होगा, जिसकी एक वो सींग आगे की तरफ निकली हुई होती है ना। इसके शिकार भी बहुत ज़्यादा होते थे इंडिया में। इसलिए अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेटेजी ऑफ राइनो विजन 2020, राइनो विजन 2020 मतलब 2020 में एक विजन रखा गया था राइनो को लेकर कि लगभग 3000 होनी चाहिए संख्या इंडिया में। तो ये जो है टारगेट लेकर राइनो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था, है ना। उसके बाद हम लोग जानते हैं और भी जानवरों के जैसे हुए थे प्रोजेक्ट्स, जैसे कि उस राइनो का हमने जाना। फिर क्रोकोडाइल के प्रोजेक्ट हुए थे, क्योंकि आपको पता है कि खाने वाले पानी में जो साफ पानी में जो रहते हैं वो क्या कहलाते हैं, एलिगेटर्स कहलाते हैं। तो दिस स्पीसीज ऑफ एलिगेटर्स विच इज़ फाउंड इन फ्रेश वाटर वाज ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। जो फ्रेश वाटर में रहने वाले जो एलिगेटर्स होते हैं वो विलुप्ति के कगार पे थे लगभग 1970 के दशकों के टाइम। तो इसलिए गवर्नमेंट ने इसके लिए भी टाइम पे स्टेप उठाए, जिसके कारण अभी वो फिर से वापस अच्छे तरीके से हमें देखने को मिलने लग गए। वल्चर की बात जहाँ तक की जाए तो वल्चर आपको पता है कि ये एक क्लीननेस वर्कर है हमारे नेचर का। ये एक सफाई कर्मी है, क्योंकि ये किसी मरे हुए जानवर को खा लेता है। अगर वो ऐसे ही पड़ा रहे तो बदबू आती है, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो मरी हुए जानवर को, मरी हुई बॉडी को ये खाकर क्या करता है, हमारे लिए बहुत ही फ़ायदा क्रिएट करता है, ताकि ना एरिया में बदबू हो, ना वहाँ की मिट्टी सड़े, ना और भी कुछ हो, है ना। लेकिन इसके लगभग 9 सब स्पीसीज होते हैं वल्चर के, 9 अलग अलग तरह के वल्चर होते हैं। ये सभी बिल्कुल गायब हो रहे थे, इसलिए इनके लिए भी 2004 में गवर्नमेंट ने स्टेप उठाए। स्नो लेपर्ड के प्रोजेक्ट के बारे में जहाँ तक बात करें, स्नो लेपर्ड आपने सुना होगा, हमने भी अभी तक देखा नहीं है। ये लगभग 3000 मीटर हिमालयाज की ऊंचाई पे पाए जाते हैं। तो ये बहुत ही रेयर दिखते हैं, और गांव के लोग वगैरह इसको मार न दे, इसलिए उनके अंदर इसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था लगभग सन 2000 में, है ना, ताकि लोग इसके बारे में जान सके और इसको सेव कर सके। उसी तरह बहुत सारे अदर जानवर हैं, जैसे कश्मीरी हंगूल है, रेड पांडा है ना, और भी दूसरे अलग अलग जानवर जो एक्सटिंक्ट होने के कगार पे हैं। उसके लिए प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए हमारे इंडिया में, तब जाकर बहुत सारे जानवर अभी हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन अभी भी हमें बहुत सावधानी बरतनी है, जिसके कारण कि हमें वो उस तरह के जानवर देखने को मिले जो एक्चुअली में होते हैं, क्योंकि बहुत सारे जानवर ऐसे थे पहले के टाइम में जो अभी देखने को नहीं मिलते हैं। सो वी हैव टू प्रिजर्व देम, उनके नेचुरल हैबिटेट को प्रिजर्व करना पड़ेगा हमें, है ना। गंगा डॉल्फिन के बारे में भी जहाँ तक बात की जाए, डॉल्फिन जो गंगा रिवर में जो कि साफ पानी में पाई जाती थी, उनके लिए भी प्रोजेक्ट्स निकाले गए थे।
तो देखिए उन लोग इसको कैसे इन लोगों को प्रिजर्व किया जाए, तो सेंचुरीज, नेशनल पार्क और बायो रिजर्व्स बनाए गए। देखिए सेंचुरीज, नेशनल पार्क और बायो रिजर्व्स क्या होते हैं, ये तीनों ही जो होते हैं एनिमल के प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया एक नेचुरल हैबिटेट होता है ना, जिसके अंदर जानवर रह सके और आम इंसान को भी प्रॉब्लम ना हो, है ना, ऐसा एरिया होता है। तीनों में थोड़े थोड़े अंतर होते हैं, हालांकि तीनों तो एक ही जैसे सुनने में लगते हैं कि है ना नेचुरल हैबिटेट फॉर एनिमल, लेकिन डिफरेंस होते हैं। तो पहले सेंचुरी के बारे में जानते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज सेंचुरी के अंदर परमिटेड होती है एक लिमिट के अंदर, कि हाँ इतने लिमिट में आप ह्यूमन एक्टिविटीज कर सकते हो, अपने डोमेस्टिक एनिमल्स को ले जा सकते हो चराने के लिए, घास वास खिलाने के लिए, है ना। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये जो सेंचुरी होती है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये किसी पर्टिकुलर स्पीसीज की सुरक्षा के लिए होती है जो खत्म हो रहे हैं, विलुप्त हो रहे हैं, उसके लिए वो बनाई जाती है। उसमें किसी एक या दो स्पीसीज का ख्याल रखा जाता है ना। और ये गवर्नमेंट के कुछ प्रोसेस के बाद स्टैब्लिश होता है, जैसे कि पेरियार, चंद्रप्रभा, एटुर्नाग्राम, ये सब जो है बहुत फेमस सेंचुरीज हैं इंडिया के। नेशनल पार्क क्या होता है, नेशनल पार्क जो है ये मोर प्रोटेक्टेड जोन है, ये और भी ज़्यादा प्रोटेक्टेड जोन कहलाता है, क्योंकि इसमें मोर देन वन इकोसिस्टम इंक्लूड होता है। इसमें सिर्फ एक स्पीसीज का ध्यान नहीं रखा जाता है, इसमें ऑलमोस्ट पूरा इकोसिस्टम होता है ना। देर इज कंप्लीट बैन ऑन एनिमल ग्रेजिंग, यहाँ पे एनिमल की ग्रेजिंग अलाउ नहीं होती, यहाँ पे आप ले जा नहीं सकते हो अपने जानवरों को चराने वराने के लिए। इट इज नॉट सेंटर्ड अराउंड वन स्पीसीज एज इट इज इन अ सेंचुरी। सेंचुरी में जैसे एक एनिमल या किसी एक स्पीसीज का ध्यान रखा जाता है, वैसा यहाँ नहीं है, यहाँ पे और भी ज्यादा जानवरों का ध्यान रखा जाता है ना। इट इज स्टैब्लिश थ्रू द कोऑर्डिनेशन ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, ये सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के कोऑर्डिनेशन से बनाया जाता है, जैसे कि काजीरंगा नेशनल पार्क, कॉर्बेट, वल्लभदार मरीन नेशनल पार्क, गिर का जो जंगल है नेशनल पार्क है ना। ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं हमारे इंडिया में। अब आते हैं बायो रिजर्व के बारे में। बायो रिजर्व आपका टॉप लेवल पे है, जो कि इंटरनेशनल लेवल पे बोल सकते हो। यहाँ पे इंटरनेशनल रूल रेगुलेशंस चलते हैं। ये प्रोजेक्ट सिर्फ वाइल्ड लाइफ के लिए नहीं है। द पर्पस इज टू प्रोटेक्ट द फिजिकल एंड कल्चरल डाइवर्सिटी ऑफ एनी रीजन। किसी भी रीजन की फिजिकल और कल्चरल दोनों ही डाइवर्सिटी को बनाए रखने के लिए बायो रिजर्व बनाया जाता है, क्योंकि वहाँ पे कौन से वेजिटेशन होते हैं, कौन से इंसेक्ट्स हैं, किस टाइप की मिट्टी है, किस टाइप की लाइफ स्टाइल है, हर चीज़ पे फोकस किया जाता है और उसको प्रिजर्व करके रखा जाता है, ताकि वहाँ की कल्चर भी ख़त्म ना हो, वहाँ के रहने की स्टाइल भी ख़त्म ना, चाहे इंसान हो जानवर हो, वो उसी वे में उनको रखना पसंद करते हैं जिस वे में वो पहले से हैं। वहाँ पे कोई भी डेवलपमेंट नहीं की जाती है, सिर्फ उनको सुविधा प्राप्त कराई जाती है। स्पेशल अरेंजमेंट्स आर क्रिएटेड फॉर रिसर्च एंड ट्रेनिंग अबाउट बायो रिजर्व। बायो रिजर्व के लिए स्पेशल ट्रेनिंग वगैरह अरेंज कराई जाती है ना। इन सच प्रोक्लेम्ड एरिया ऑल एक्सटर्नल ह्यूमन मूवमेंट्स आर टोटली रिस्ट्रिक्टेड। बाहर की जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है उसको वहाँ पे टोटली स्ट्रिक्टेड रखा जाता है, ताकि वहाँ के कल्चर पे, वहाँ के फिजिकल फीचर्स पे कोई असर ना आए। मतलब बायो रिजर्व हमारे वेजिटेशन को लेकर, इंसेक्ट्स, एनिमल्स, बर्ड्स से लेकर इंसानों की कल्चर वगैरह हर चीज़ को प्रिजर्व करता है ना। ये सबसे बड़े एरिया में फैले होते हैं बायो रिजर्व, लगभग 5000 स्क्वायर किलोमीटर से भी ज़्यादा का एरिया होता है। जैसे नीलगिरी, गल्फ ऑफ मन्नार, ग्रेट निकोबार, सुंदरबन, पंचमढ़ी, ये सब जो है बहुत बड़े इंडियन बायो रिजर्व्स कहलाते हैं। अभी रन ऑफ कच्छ जो है वो भी 2008 में बायो रिजर्व घोषित कर दिया गया है। तो हमने यहाँ पर जाना कि किस तरह से जो सेंचुरीज, नेशनल पार्क और बायो रिजर्व्स हैं, और किस तरह से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाए गए जानवरों की सुरक्षा के लिए और वनस्पति की सुरक्षा के लिए। तो हम इतना तो जानते हैं हम लोग के डेवलपमेंट प्रोसेस इज इनएविटेबल, इसको टाला नहीं जा सकता। डेवलपमेंट तो होती आ रही है सदियों से, लेकिन इट इज़ नेसेसरी दैट वी कीप इन माइंड इट्स इल इफेक्ट्स ऑन द एंटायर लाइफ सिस्टम वाइल प्लानिंग। पूरी जो लाइफ सिस्टम होती है, पूरी इको सिस्टम होती है, उस पर डेवलपमेंट का असर ना पड़े, ये हमें माइंड में ज़रूर रखना चाहिए, है ना। अगर एक बात आपको जैसे बताई जाए कि whenever one species is completely destroyed or in danger, the result of the disturbance in food chain are far reaching. In food chain every insect has a specific role. अगर किसी एक स्पीसीज को हानि पहुंचती है तो पूरा जो फूड चेन होता है, जो आपने पढ़ा होगा 5, 6, 7 में, वो पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है, उसको बनने में बहुत टाइम लगता है। अगर एक भी स्पीसीज गायब हो गया, एक कीड़ा भी अगर गायब हो गया, तो उसकी स्पीसीज गायब हो गई, तो आपको ये जानना पड़ेगा कि इवन एक छोटा सा इंसेक्ट भी हमारे फूड चेन सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। इफ़ वी प्लान डेवलपमेंट देयर विल बी नो एनी प्रॉब्लम। अगर हम लोग डेवलपमेंट प्लान करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फ्रेंडली अप्रोच विद द एनवायरनमेंट इज द नीड ऑफ प्रेजेंट डे।
हमें जो है इन्वायरमेंट के तरफ फ्रेंडली अप्रोच करना ही पड़ेगा। अभी की ज़रूरत हमारी यही है, नहीं तो नेचर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। क्योंकि सारे पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, बर्ड्स हो या एनिमल्स हो या इंसान हो, एक दूसरे पे ही निर्भर हैं, जो मैंने साइकिल बताया। सो हमें इन चीज़ का भी ध्यान देना होगा डेवलपमेंट के साथ। सो आई होप आपको इस चैप्टर का ये दूसरा पार्ट भी समझ में आ गया होगा। इसकी सारी डिटेल्स आपको नोट्स ऑलरेडी अवेलेबल है, लिंक में आप जाके देख सकते हो। थैंक यू सो मच।